दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोकप्रिय कद्दावर नेता शहर अध्यक्ष श्री अनिल अहिरकर जी, जो आज उनका सरकार जन्मदिन भी है। सर, हम इस जन्मदिन के अवसर पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जनमानस के लिए आपके क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडा है और क्या संकल्प है, उस बारे में बताइए। वैसे आज मैं अपने उम्र के 64 कंप्लीट करके 65 में एंटर कर रहा हूँ। आपने मुझे पूछा क्या इस समय में आपके क्या सोचते हैं आप जनमानस के लिए। तो सबसे पहले मेरे सामने समस्या आती है एम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, क्योंकि आज का यूथ इसमें बहुत वरीड है, परेशान है शहर का। अनेक पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बच्चों के लिए काम मांगने के लिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बिजनेस की भी पोजीशन जो है अनेक इंडस्ट्री की खराब है, आपको मालूम है। जीडीपी काफ़ी नीचे है। तो ब्रेड बटर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं और आज का यूथ उसमें जूझ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए हम काम करें, और हम जब काम करते हैं तो गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्री को थोड़ा फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारे शहर के अंदर में कोविड-19 की वजह से सरकार के पास तो फंड नहीं, हम समझ सकते कि वो रेवेन्यू उनको मिला नहीं तो कहाँ से खर्च करेंगे। अभी थोड़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुछ समय पहले लोगों को बेड नहीं मिलते थे हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से अनेक लोग रास्ते में बेचारे हॉस्पिटल में पहुंचते तक मर गए। और कुछ हॉस्पिटल वालों ने तो एंट्री के पहले ही 2 लाख रुपए जमा करो तो ही एंट्री देंगे। तो ऐसे समय पे वो योद्धा बोलते हैं उनको, उन्होंने भी ये सोचना चाहिए पैसे कमाना ही एक उद्देश्य ना होते हुए तुमको जो भगवान जैसा आप समझते हैं तो उसमें कंट्रोल होना चाहिए। हमने एक टास्क फोर्स बनाया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास टीम बहुत अच्छी बनी और अनेक लोगों को हमने हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध करवा के दिए जिनके बिल ज्यादा आए थे। हमने झगड़ा नहीं किया इस वक्त किसी से, हमने उनको समझा है कि देखो गरीब आदमी है, आपका जो है आपका मिनिमम जो है वो आपको लेना ही चाहिए। लेकिन आप जो बड़ी 4 लाख की 2 लाख जमा करने के बाद में फिर 1,80,000 2 लाख डिमांड करते, वो जायज नहीं है। उसमें हमने एक्सपर्ट लोग बैठाए थे और हम उनके बिल को स्क्रूटनी करते थे। तो उसमें समाधान ये है कि हमारे पार्टी के लोगों ने उसके अंदर अच्छा काम किया। और मैं भी, मेरे पास भी एक जगह थी जहाँ हम कॉलेज बनाने वाले थे, लेकिन अभी तो सारे कॉलेजेस बंद है। तो वहाँ अभी मेरा प्रपोजल है, उसमें चालू है मेरा काम। उसमें सीसीसी कोविड केयर सेंटर में करने जा रहा हूँ निस्वार्थ तरीके से। मैंने डॉक्टर की टीम को बोला कि उसमें मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन आप 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाइए, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, वो डॉक्टर कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है, आज मेरा खाली पड़ा है। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, जो गरीब लोग आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे जाओ वहां तक पहुंचा देंगे। तो ये इस पर वर्क चालू है मेरा, ये बहुत जल्दी नागपुर में, क्योंकि सेकंड वेव आने की चांसेस है। यूरोप के अंदर में सेकंड वेव आई है, वापस से वहां लॉकडाउन शुरू हो रहा है। तो इसमें गफलत में रहने में कोई सेंस नहीं। हम गरीबों के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। कल परसों ही मैंने पार्टी की वो डिमांड की थी, तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनिल देशमुख साहब को मैंने बोला था कि इंजेक्शन की कमी होगी, जो इंजेक्शन रेमडेसिविर का। तो कल ही 200 इंजेक्शन हमने हमारे पास देशमुख साहब ने यहाँ भेजे, शहर के लिए भेजे। उसको हमने पुलिस हॉस्पिटल जो है उसके अंदर डीप फ्रीजर लगता है, तो वहाँ हमने कल रखे है। मेरा आह्वान है कि जो आदमी सही में गरीब है, जो खर्चा नहीं कर सकता, बहुत उसको जिंदा रहने के लिए वो इंजेक्शन देना भी जरूरी है, कहाँ जाएगा बेचारा। तो ऐसे लोगों को हमारे पास अगर आते हो तो हमको फ्री ऑफ चार्ज में हम इंजेक्शन प्रोवाइड करा देंगे। ये चीजें है। अब एम्प्लॉयमेंट, मैं खुद जो ट्रेड में हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन ब्रेड बटर के लिए मेरे पास काम भी है। स्पाइसेस में टीम में हम काम करते हैं, तो उसके अंदर मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं पूरा टाइम उनको देता हूँ, उनको समझाता हूँ कि गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है, सिर्फ लड़ाई पॉलिटिकल चल रही है, आरक्षण की बोलो, नौकरी मांगने को बोलो, जब उसके पास कुछ है नहीं, आज की अवस्था खराब है, वहां इसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करे। आज का यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैंने 100 रुपए से मेरा काम शुरू किया 1976-77 में, जबकि मैं ग्रेजुएशन उस वक्त किया था, मुझे जॉब मिल सकता था, लेकिन मैंने सोचा, मैंने अपना उस वक्त भी नहीं सोचा, मैंने सोचा कि ऐसा कोई काम करो जिसमें 4 लोगों को काम मिले। तो टी स्टॉल लगाई तो वहाँ 10 लोग काम में लगे, फिर टी कंपनी का शॉप ओपन किया, वहाँ 2-3 लोग काम में लगे। ऐसा करते करते 400 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे, वो खुशी है।
वो आनंद मिलता है लोगों को काम देने में, क्योंकि बाकी चीजें सब आसान है, लेकिन किसी के ब्रेड बटर की व्यवस्था करना ये बहुत कठिन होता है। वो मेरा ध्येय है, मैं उसके वजह सदैव काम करूँ। मैं 50 फ्रेंचाइजी मेरे कंपनी की जो शॉप्स है 50 नागपुर शहर में दिया, इसलिए दिया कि किसी के फादर सर्विस से रिटायर्ड हो गए, उनका एक ब्लॉक है, प्रॉपर्टी है, वहाँ क्या करना उनको नहीं मालूम, तो हम ट्रेनिंग देते हैं, शॉप लगाते, कुछ तो काम मिलेगा। और घूम के भी अनेक लोग मेरे पास से काम करते। लेकिन एक बात मैं युवकों के लिए बताना चाहूंगा, जिनको सिर्फ टेबल में बैठ के पेन से यही अगर करना चाहते हो और अपने आप काउंट करते हो कि मैं इतना क्वालिफाइड हूं तो ये काम कैसे करूं, श्रम की पूजा होनी चाहिए। उसमें वो थिंकिंग उन बच्चों में जानी चाहिए कि भाई काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो वर्कशिप वो देख के उसके हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, आप क्या कहोगे कि जो पक्ष प्रमुख राष्ट्रवादी के जो है सुप्रीमो श्री शरद चंद्र पवार जी, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आपको शहर में जो जिम्मेदारी सौंपी गई शहर अध्यक्ष के रूप में, कई कारकिर्दी आपके नाम लिखी गई है। पर्टिकुलर जैसे कोई अभी गुनेगारी का जो विषय हुआ था, एनसीपी में कुछ कार्यकर्ता प्रलोभन की वजह से गुनेगारी की तरफ पलट गए थे, या हो गया अपना कोविड के लिए आपने जो कुछ भी सेवाभाव कार्य किया हुआ है और उनको न्याय दिलाने के लिए आपने रात दिन एक करके हर तरह का आपने सेवाभाव कार्य भी किया था लॉकडाउन में, ये काफी आपके कारकिर्दी है, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? देखो, खुद के लिए तो हर इंसान जीता है, पहले वो अपना ब्रेड बटर देखता है, फिर उसका अपने फैमिली की तरफ उसका ध्यान होना चाहिए। अनेक लोग पॉलिटिक्स में, सार्वजनिक जीवन में काम करते समय में उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, लेकिन क्या कर रहे हो? पॉलिटिक्स कर रहे हो। अरे भैया, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास अपना पेट भरने की व्यवस्था जिस राजकीय पदाधिकारी या कार्यकर्ता के पास नहीं है, उसने सबसे पहले अपना काम करना चाहिए। हम अपने फैमिली को सेटिस्फाइड नहीं कर सके, उनको संभाल नहीं सके, तो राजकारण करके, समाजकरण करके बाहर कैसे संभाल सकते हैं? तो मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को बोलते रहता हूँ कि अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हो जाओ और फिर इस फील्ड में आओ। कुछ लोग इस फील्ड में जानबूझ के अलग इंटेंशन के साथ आते हैं। मैंने सीपी साहब, पिछले उपाध्याय साहब के साथ चर्चा भी की थी कि शहर के अंदर में ऐसे पॉलिटिशियन कुछ है जो सिर्फ यही काम करते हैं, हमारे नजर में भी है। हमने बोला आप ऐसा एक विंग बनाइए अपना, ऐसे लोगों को सर्च कीजिए। वो किसी का घर बन रहा है, उसमें उगाई करना चाहते, इसमें अधिकारी पूरा साथ देते। मैं बहुत जवाबदारी के साथ बोल रहा हूँ, इस शहर के अंदर में अनेक अधिकारी ऐसे लोगों से मिले होते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं और उसमें उगाई का धंधा करते हैं। उनके मन में ये चीज नहीं होना ऐसा नहीं था, उनके मन में रहता कि ऐसा पहले करवा देते। कोई चीज बना रहा है, कर रहा है, उसको बनते तक के अधिकारी ने क्यों न रोका? एक बार उसका बन गया, उसको बनने देते, उसमें भी क्या होता मुझे मालूम है। और होने के बाद फिर कुछ पॉलिटिशियन को लगा देते और उसमें से उगाई का धंधा करते। ये नागपुर शहर में बड़े जोरों से चल रहा है। तो हमने भी लिस्ट बनाना चालू किया है, हमने आगाह किया हमारे पार्टी के लोगों को, इसमें जो भी ऐसा इन्वॉल्व होगा हम छोड़ेंगे नहीं। और सीपी साहब को बोला आपके तरीके से भी आप उसमें काम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ पहुंचा के अगर हम काम राजकारण करना चाहते तो वो होगा नहीं। हम उनकी सर्विसेज के लिए, सेवा के लिए, तो इस प्रकार से मैं अपने सहकारियों को डायरेक्शन देता हूँ। उस माध्यम से अभी कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी कोई कंप्लेंट आती है तो मैं उसको बुला के वार्निंग करता हूँ, या तो मैं सीपी साहब को बोला उनका नाम वहां तक पहुंचाने वाला हूँ। सर, आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि अब जबकि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ऐसे में आगे चल के मनपा के 2022 की इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप शहर के शहर अध्यक्ष हो राष्ट्रवादी कांग्रेस के, तो आपका क्या रोल रहेगा? पार्टी को किस तरह से आप बढ़ोतरी? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये मेरे जो आपके माध्यम से जो सुनेंगे मेरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग और जनता, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अभी हमारा फार्मूला ठहरा हुआ है 40% जिसका यहाँ पालक मंत्री है उसका कोटा है 40%, चाहे जो भी रहे, सत्ता में रहे, समितियों में रहे, बोर्ड में रहे, ये सब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, 40%। और जो सत्ता में जिसका पालक मंत्री यहाँ नहीं है तो उसको 30%। शिवसेना 30%, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और 40% कांग्रेस। लेकिन कोई पार्टी अपने आप को बड़ी समस्या होंगी बहुत ही और सामने वालों को डिमोरलाइज करती होंगी, तो मैं यही रखूंगा इसी फार्मूले से आगे के चुनाव होंगे
थोड़ा 19-20 हम समझ सकते हैं, लेकिन आपका यह कुछ नहीं, ऐसे बोलते हमेशा कुछ। तो वो मैं ठाम मेरे नेताओं को बोल चुका हूँ, यार हम लोग ऐसा मौका है, हमारी कुछ भी नहीं ऐसा तुम कहते हो, पूरे शहर में हम अपनी ताकत दिखाने को तैयार बैठे। मेरे पूरे वार्ड अध्यक्ष हो चुके हैं, मेरे बूथ लेवल पर 10 लोग बना रहा हूँ, अभी 5 लोगों के आसपास मेरी टीम पहुंच गई है। मेरा नेटवर्किंग बहुत अच्छा चल रहा है और अभी से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमको किसको लड़ाना, क्योंकि मेरा अनुभव 2-3 इलेक्शन का ऐसा रहा नागपुर महानगर पालिका का, क्या हमको दूर ही रखा गया। आप विधानसभा में एक भी सीट नहीं देते। अनिल हेरकर कितना भी राजकारण में काम करेगा, सीट ही नहीं मिलती, क्यों करेगा। हमारे अनेक नगर से हो गए हमारे पार्टी में भी, अब यहाँ आगे उनको बढ़ने का मौका नहीं है आमदार बनने का, तो वो दूसरी पार्टी में चले गए। ये प्रोसेस है, नेचुरल है, आदमी उम्मीद के सहारे जीता है। और हमारी उम्मीद अगर ये खत्म करना चाहते होंगे तो मैं पूरी तैयारी के साथ उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा वर्ड सुनिए, मैं भिड़ने के लिए तैयार हूँ। तो 30-30-40 आम कार्यकर्ताओं में आपके नेतृत्व में एक आस्था जगी है और उससे देखा गया है कि एक जो गुटबाजी है जो होती है एक पार्टी में, उसको भी आप समाप्त करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरी बात, आप सबको लेकर चल रहे हैं सर्वोत्तम संभव के हिसाब से। मैं राजकारण में हमेशा बताता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं को, किसी ने मेरा विरोध किया वो उसका अधिकार है। इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट होती। बीच में मेरे को हटाने के लिए ये वो जो भी चला, तो मैं मेरे आज भी दोस्त है वो पॉलिटिक्स राजकारण भी कर रहे, तो वो सत्ता की तरफ जा रहा है ना, ये तो वो भी चाहते अध्यक्ष बनना। अभी हमारे और लोग पार्टी में आए हुए, वो भी चाहते अध्यक्ष बनना। तो उसमें बुरा क्या है, उनकी बुराई की, उनकी कमी क्या है। वो अपनी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे जो सामने खिलाड़ी है उसको हटाने की बात करेंगे, तभी उस सत्ता वहां तक पहुंचेंगे ना। तो मैं जब ऐसा बोलता तो मेरे कार्यकर्ता बोलते बहुत कुछ भी बताते, मैंने बोला ये ऐसा ही है, तुम उनके साथ अपनी टीम मजबूत करते रहो, अपनी टीम मजबूत करते रहो, सामने वाला अपने आप फिर नॉर्मल हो जाता। तो मैंने कई इस पद पर आने वाले लोगों को मैंने नॉर्मल किया है, और आज वो सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो अपनी जगह बनाए रखने के लिए आपको, मैं ये सोचता हूँ, मुझे मेरी जगह अगर बनाए रखना है तो मुझे अपने आप को स्ट्रांग करना है, न चिढ़ना है दूसरे के ऊपर, और आने दो, अपना विरोध करने दो। अपना विरोध जितना ज्यादा करेंगे उतना मैं समझता हूँ कि मैं कमजोर नहीं बनूंगा और मैं स्ट्रांग बनूंगा, अपना समय और ज्यादा दूंगा।